नफरत की राजनीति से लोगों को गुमराह कर रही भाजपा, आने वाला दौर कांग्रेस का। नेगहत अब्बास। सक्रिय और समर्पित लोगों को कांग्रेस में मिलेगी जगह, आम आदमी की लड़ाई लड़ेगी कांग्रेस। जिले में कांग्रेस को नया जिलाध्यक्ष मिलते ही सक्रियता शुरू हो गई है। शनिवार को पार्टी की मासिक बैठक हुई, जिसमें जिले भर के कांग्रेसियों ने संगठन को मजबूत करने और पार्टी को गांव-गांव पहुंचाने को लेकर विचार रखे। कांग्रेस के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष जियाउर रहमान एडवोकेट की अध्यक्षता में हुई बैठक में कांग्रेसियों ने एकजुट होकर संगठन को सशक्त करने और आम आदमी की लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया। प्रत्येक माह की 5 तारीख को जिला कार्यालय पर मासिक बैठक करने का निर्णय लिया गया। बैठक में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता नेगहत अब्बास ने मुख्य अतिथि के रूप में शिकायत की और कार्यकर्ताओं को संगठन को मजबूत करने के लिए प्रेरित किया। राष्ट्रीय प्रवक्ता नेगहत अब्बास ने कहा कि भाजपा हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके लोगों को बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों से भटका रही है। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक संविधान विरोधी और तानाशाही का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि भाजपा वक्फ विधेयक के जरिए मुस्लिम समाज के हितों वाली जमीनों पर कब्जा करना चाहती है। उन्होंने कहा कि यूपी में गुंडा राज है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं। योगी सरकार सड़कें, स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान देने के बजाय नफरत फैलाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको मजबूत करना प्रत्येक कांग्रेसी और भारतवर्षी का दायित्व है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष जियाउर रहमान एडवोकेट ने कहा कि जिला संगठन, ब्लॉक और नगरों में मजबूत, सक्रिय और समर्पित कांग्रेसियों को जगह दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को न्याय पंचायत स्तर तक मजबूत करेंगे और आगामी 1 साल में 7 विधानसभाओं पर सक्रिय बूथ कमेटी का गठन करेंगे। गांधीवादी विचारधारा के लोगों को जोड़ने और आम आदमी की लड़ाई को हर स्तर पर मजबूती से उठाएंगे। उन्होंने कहा कि अनुशासन सर्वोपरि है, गिले शिकवे व्यक्तिगत रूप से व्यक्त होने चाहिए, सार्वजनिक रूप से अगर पार्टी या नेताओं की आलोचना करने वालों पर कार्यवाही होगी। मुख्य प्रेस वार्ता हमने बुलंदशहर जिला में रखी है। इसका मुख्य कारण ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी का लगातार ये 8 साल बेमिसाल का शगुफा इन लोगों ने छोड़ रखा है, जो लगातार ये भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के लोगों को गुमराह कर रही है, उसका पर्दाफाश करना। क्योंकि चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था हो जो चरमरा रखी है, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था हो जो खत्म हो गई है, जैसे कि आपको जियाउर जी ने बताया, यहाँ के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष, जिस प्रकार इन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज के यहाँ पर फीते तो कट जाते हैं पर आज तक कोई भी नियुक्ति नहीं होती, लोगों की सेवा के लिए कोई भी जनप्रतिनिधि ना आकर तैयार है। आप ही की लोकसभा है, आप ही के सांसद है, आप ही के 5 विधायक है, लेकिन लगातार आप लोग किस प्रकार यहाँ पर सिर्फ सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करें। पूरे उत्तर प्रदेश में, मैं क्यों कहूँ सिर्फ बुलंदशहर में, पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश भर में इसी प्रकार का माहौल है। मुद्दों से आप लोग भटका रहे हैं। यहाँ मुख्यमंत्री जो है, मैं योगी इसलिए नहीं कहूंगी क्योंकि योगी वाले उनके कोई काम नहीं, आदित्यनाथ जी ने लगातार यहाँ पर लोगों को बांटने की राजनीति करी है और जग जाहिर है, प्रत्यक्ष को प्रमाण के इतने बड़े बड़े पोस्टर बटेंगे तो कटेंगे के जो लगाए हैं काले काले। मुझे लगता है कि इन्हें आंकड़े लगाने चाहिए थे कि हमने इतने बच्चों को शिक्षा दी, इन्हें आंकड़े लगाने चाहिए थे कि इतनी महिलाएं सुरक्षित हुई, इन्हें आंकड़े लगाने चाहिए थे कि इतने स्कूल्स और कॉलेजेस हमने खोले, कितने एम्स इन्होंने आज खोले, कितने आईआईटी कॉलेज इन्होंने खोले। आप ही के शहर में मुझे बताइए, आप ही के जिला में बताइए, बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार की एम्स खोले हैं। आज भी हर व्यक्ति दिल्ली के एम्स में भागने की होड़ में रहता है क्योंकि सभी को पता है अच्छा इलाज मिल सकता है। तो दिल्ली के एम्स में वो कब बना था? वो कांग्रेस पार्टी की सरकार में बना था। तो लगातार मुद्दों से भटकाकर, हिंदू मुसलमान कर कर, अल्पसंख्यकों पर प्रहार कर कर, और ये बात सिर्फ मुसलमानों तक सीमित नहीं रहेगी, ये ईसाई, जैन, जो पारसी, बौद्ध सब पर आएगी और शुरुआत हो चुकी है। चंडीगढ़ में इन्होंने गुड फ्राइडे, जो हमारे ईसाई भाई बहन हैं उनके लिए बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है, उसको एक वर्किंग डे घोषित कर दिया है। तो ये प्रहार लगातार अल्पसंख्यक पर करेंगे। ये काटने की जो राजनीति हो रही है उसका पर्दाफाश करने की जरूरत है। जमीनी स्तर पर जो लोगों की परेशानियां हैं, जो रेप कैपिटल उत्तर प्रदेश आज बन चुका है, बेरोजगारी का दर बढ़ता ही जा रहा है, उस पर चर्चा करनी चाहिए। कुंभ में हमारे कितने हिंदू भाई बहन जो गए थे, अपनी आस्था के विषय में गए थे, लेकिन उनकी मौतें हो गई। कितनी लाशें इन्होंने कोविड से लेकर कुंभ में नदियों में बहाई हैं, उसका पर्दाफाश करने की जरूरत है। मुझे लगता है इन मुद्दों पर बहस होनी चाहिए और आप जैसे पत्रकार जो हमारे सामने बैठे हैं,
मैं आप सभी से उम्मीद करती हूं कि अब वो समय आने वाला है कि जब हम भी टीवी डिबेट्स पर हिंदू मुसलमान न करके रोजगार पर चर्चा करेंगे, शिक्षा पर चर्चा करेंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था पर चर्चा करेंगे, महिला सुरक्षा पे चर्चा करेंगे, महिला के सम्मान पर चर्चा करेंगे, कितनी सरकारी नौकरियों के पद खाली हैं, कितने लोगों को पद देने चाहिए और नहीं मिल रहे हैं, उस पर चर्चा करेंगे। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं और बच्चे वेट कर रहे हैं नौकरी की, उस पर चर्चा करेंगे। पेपर लीक आदित्यनाथ की सरकार में लगातार हो रहा है, बच्चों का भविष्य बिगड़ रहा है, उस पर चर्चा करेंगे। किस प्रकार यहाँ छोटी छोटी मासूम बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, उस पर चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार भ्रष्टाचारी बनती जा रही है, उस पर चर्चा करेंगे। मुझे लगता है यही आज जमीन का मुद्दा है और उसी को पर्दाफाश करने की जरूरत भी है। ईद के अगले दिन ही लोकसभा में वक्फ बिल पेश किया गया, इसको क्या कहेंगे? देखिए, एक ऐसा काला कानून और भारतीय जनता पार्टी ने अपने इतिहास में दिखा दिया, चाहे वो कृषि कानून हो, चाहे वो सीए हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक का एक मैंने कहा जैसे शगुफा छोड़ना हो, और अब वक्फ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब वक्फ की बात करते हैं और कहते हैं कि हम वक्फ पर एक नॉन मुसलमान को बोर्ड का मेंबर बनाएंगे, हमारे तिरुपति बालाजी, श्री राम जन्मभूमि और भी हिंदू एंडोमेंट जो बोर्ड्स हैं, जितने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हिंदुओं के, हमारे हिंदू भाई बहनों के बोर्ड्स हैं, उस पे जब भारतीय जनता पार्टी लगातार एक बात को स्पेसिफाई कर देती है कि यहाँ पर नॉन मुस्लिम होंगे, यानी नॉन हिंदू तो कोई होगा ही नहीं, सिर्फ हिंदू बोर्ड मेंबर्स होंगे, क्योंकि हिंदू हमारे धर्म को सिर्फ हिंदू भाई बहन समझेंगे, तो आप क्यों वक्फ पे जबरदस्ती अपनी टांग अड़ाकर कह रहे हैं कि नहीं नहीं यहाँ पर मुसलमान नहीं होगा? एक तरफ आप कह रहे हैं कि मुसलमान को सशक्त कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये दिखा रहे हैं कि नहीं, मुसलमान तो इस लायक ही नहीं है कि अपना भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन संभाल पाए, इसलिए हम तो हिंदुओं को बिठा देंगे। अरे मेरा धर्म मैं समझती हूँ, आपका धर्म आप समझते हैं, किसी और को आप हिंदू भाई बहनों को हिंदू एंडोमेंट एक्ट पर बिठाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहे हैं प्रावधान लाया है कि महिलाओं को हम बिठाएंगे, अरे वो तो 2013 में कांग्रेस पार्टी ने कह दिया था कि महिलाएं होना अनिवार्य है। तो ये शगुफे छोड़ रहे हैं, ये लगातार स्कॉलरशिप्स बच्चों की छीन रहे, क्योंकि आपने वक्फ की बात करी, ये कहते उत्थान कर रहे हैं। आप किसी भी प्रवक्ता से पूछ लो, इनके बड़े बड़े नेताओं से पूछ लो, इनके जो किरेन रिजिजू माइनॉरिटी के मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा हम मुसलमानों के उत्थान के लिए कर रहे हैं। कैसा उत्थान? आप सरकार में आते हैं, प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप होती थी, कांग्रेस पार्टी ने दी थी 1 से 8वीं क्लास तक की बच्चियों के लिए और 11वीं के बाद बच्चों के लिए जो स्कॉलरशिप्स थी। आप सरकार में आते हैं, मोदी सरकार में आते हैं और आप आते ही बच्चों से वो छीन लेते हैं। जो पीएचडी एमफिल की स्कॉलरशिप्स कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को दी थी, वो आप सरकार में आते हैं, भारतीय जनता पार्टी वो भी छीन लेती है। स्किल डेवलपमेंट वो स्कॉलरशिप भी भारतीय जनता पार्टी सरकार में आती है, छीन लेती है। पढ़ो प्रदेश, जब बच्चे बाहर जाकर पढ़ सकते, विदेश जाकर पढ़ सकते थे, वो स्कॉलरशिप मुसलमानों को कांग्रेस पार्टी देती थी, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने छीन लिए। और ऐसा भी हुआ है कि सरकार में बच्चे पढ़ रहे थे, कांग्रेस पार्टी की सरकार में बच्चे पढ़ रहे थे स्कॉलरशिप्स के तहत, जैसे ही सत्ता पलट हुई भारतीय जनता पार्टी ने बीच में वो स्कॉलरशिप छीन ली। तो बच्चों की स्कॉलरशिप्स के साथ साथ वो पढ़ाई बीच में रह गई। तो जब आप बच्चों की मुसलमान कम्युनिटी के उत्थान की बात करते हैं, एक तरफ से आप पढ़ाई छीन रहे हैं, दूसरी तरफ से आप वक्फ की जमीन छीन रहे हैं, तो आप करना क्या चाहते हैं? संबल में सीओ ने बयान दिया था जुम्मे को लेकर और 52 जुम्मे को लेकर, जो होली को लेकर बयान दिया था, उसमें कहीं ना मुख्यमंत्री जी ने उनकी सराहना की थी, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हमेशा याद रखिएगा, जब जब भारत में आप रोजगार का मुद्दा उठाएंगे, आप शिक्षा का मुद्दा उठाएंगे, आप व्यवस्था का जो यहाँ पर कानूनी व्यवस्था जो चरमरा रही है उसका मुद्दा उठाएंगे, तब तब ये आपको पाकिस्तानी घोषित कर देंगे, तब तब ये आपको आतंकवादी घोषित कर देंगे, तब तब ये आपको कहेंगे कि आप पाकिस्तान चले जाओ। होली का मौका था, यहाँ पर तो भाई बहन कहते हैं गले मिलते हैं, इन्होंने गले तो मिलने नहीं दिया हिंदू मुसलमानों को, लेकिन इस प्रकार की एक चिंगारी जरूर लगा दी कि आया उस बड़े 4 नेता हैं वो संसद में उपस्थित नहीं थे, जैसे कि जिनका नाम है शरद पवार है, शिबू सोरेन है, महबूबा मांझी और एक टीएमसी के साथ जी बाहर आवाज उठाते, लेकिन वोटिंग के दौरान पानी। देखिए वो बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये सोचने वाली बात है कि जब आप इंडिया ब्लॉक की बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसे लोग हैं जो उस समय तो लोकसभा के चुनाव में तो साथ रहे, लेकिन जब बिल में जरूरत थी तब नहीं थे। मैं ये मानती हूँ ये जनता फैसला करेगी, ये जनता देख रही है कि कौन उनके साथ है और कौन सिर्फ वोट लेने के लिए उस समय आता है।
तो ये जनता को फैसला कर देनी चाहिए। जैसे आपने ये बात देखी तो देश की जनता ने भी देखी कि कौन उस समय मुसलमान के हक के लिए, अधिकार के लिए, इक्वल राइट के लिए खड़ा था। ये वायलेशन ऑफ आर्टिकल्स है, मैं नहीं कह रही कि सिर्फ मुसलमान के लिए गलत है, ये एक वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट है, चाहे आर्टिकल 14 हो, चाहे 15 हो, चाहे 25 हो, चाहे आर्टिकल 30 हो, बहुत अलग अलग लेवल पर ये वायलेशन है। अगर आप आज हमारे साथ नहीं खड़े, मुझे लगता है आने वाले समय में आप वोट मांगने के लिए भी हमारे साथ नहीं खड़े होंगे, तो अच्छी बात है, जनता आपको भी पहचानेगी, हमें भी पहचानेगी, और सत्ता में जो बैठा उनका चेहरा तो आज जनता के सामने है। सुमन, रामजी लाल सुमन जो आगरा से राज्यसभा सांसद है, उन्होंने राणा संघा को लेकर एक विवादित बयान दिया, उस पर आप क्या कहें? मैं उस पर क्यों कहूंगी, ना वो मेरी पार्टी से आते हैं, ना मेरा उनसे कोई लेना देना। मैं कांग्रेस पार्टी की हूँ ना, मैं समाजवादी पार्टी की तो हूँ नहीं। राणा संघा तो किसी पार्टी से नहीं, तो मैं उनके बिहाफ पर मैं सवाल का जवाब नहीं दूंगी ना। जो उनका व्यक्तिगत विचार है अच्छी बात है, मैं उनके विचार से इत्तेफाक नहीं रखती। आप क्या मानती हैं? मैंने कहा मैं उनके विचार से इत्तेफाक नहीं रखती। मैंने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में आप देख रहे हैं कानून व्यवस्था की जो स्थिति है, लूट, हत्या, डकैती, बलात्कार आम है। भाजपा के विधायक और सांसद ढोल नगाड़े पीट रहे हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन बुलंदशहर में पिछले 2 चुनाव से लगातार 7 विधायक भाजपा के हैं। कोई इंडस्ट्रियल यूनिट बुलंदशहर में नहीं आई है। थाने चौकियों में और तहसीलों में जो भ्रष्टाचार का आलम है वो ये है कि एमपी एमएलए भी शून्य है, कोई उनके फोन उठाने तक को तैयार नहीं है। बुलंदशहर के चारों तरफ जो रिंग रोड की बात थी आज तक पूरा ही नहीं हुआ। जिधर से भी आप बुलंदशहर में घुसेंगे जिले की सीमाओं में सारी सड़कें खराब हैं, तहसील मुख्यालयों की सड़कें खराब हैं, गांवों में प्रधानों को फंड ही नहीं दिया जा रहा है। तो इन सब बातों को लेकर के हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कि योगी सरकार जो अपना ढिंढोरा पीट रही है वो सिर्फ ना कि पूरे प्रदेश से बल्कि बुलंदशहर से भी धोखा है। बुलंदशहर ने लगातार 3 बार से भाजपा का सांसद दिया है, 7 विधायक लगातार 2 चुनावों में दिए हैं, लेकिन ना बुलंदशहर को रोजगार मिल रहा, ना बुलंदशहर को इंडस्ट्रियल यूनिट मिल रही है, ना बुलंदशहर को जो है कोई नए विकास के कार्य मिले हैं, ना कोई नई सड़कें मिली है, ना कोई नया हाईवे मिला है। तो इन सब बातों पे हमने आज वार्ता की है और हम ये मानते हैं कि जो जितने भी विधायक हैं हमारे बुलंदशहर जिले के, वो सब लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बुलंदशहर के साथ धोखा किया है, बुलंदशहर की जनता के साथ धोखा किया है। कोई भी ऐसा विकास कार्य, आपने देखा होगा मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास तो हो गया, कल्याण सिंह मेडिकल कॉलेज का, लेकिन आज तक वहाँ ओपीडी की सेवाएं चालू नहीं। तो शिलान्यास फीता काटने तक है। योगी जी भी आए थे, मोदी जी भी आए थे, लेकिन लोगों को वोट लेने का माध्यम ये बना रहे हैं और धर्म जाति में पब्लिक को उलझा रहे हैं। ज्यादा जो बात है आज हमारे भाजपा के और आरएसएस के और योगी सरकार के विषय पर, वो हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता है निगत अब्बास जी, वो आपके सामने रखेंगी। मैं उन्हीं को जो है लोकसभा में जो वक्फ बिल पास हुआ उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, वक्फ बिल जो है कांग्रेस के हमारे राहुल गांधी जी, हमारी कांग्रेस की पूरी लीडरशिप, इंडिया गठबंधन वक्फ बिल का विरोध कर रहा है। और हकीकत में वक्फ का मतलब क्या है? वक्फ का मतलब है कि मैं अगर अपनी स्वेच्छा से कोई संपत्ति ईश्वर के लिए दान दे रहा हूँ, उसका मतलब वक्फ है। लेकिन एक नैरेटिव सेट किया है भारतीय जनता पार्टी ने और आरएसएस ने और मोदी सरकार ने और मोदी मीडिया ने कि वक्फ का मतलब है कि जमीनों पर कब्जा कर लेंगे। क्या वक्फ बोर्ड किसी हिंदू भाई की जमीन पर कब्जा करने जा रहा है? क्या वक्फ बोर्ड किसी किसान की जमीन पर कब्जा करने जा रहा है? वक्फ बोर्ड के पास जो संपत्तियां हैं वो व्यक्ति ने अपनी स्वेच्छा से ईश्वर के लिए दान दी है। उन संपत्तियों का जो रखरखाव है वो वक्फ बोर्ड करता है। सरकार की जो मंशा है वो अंबानी और अडानी का जो घर है, अंबानी जी का मुंबई वाला, उसको बचाने की है। वक्फ की जो प्राइम लोकेशन की संपत्तियां हैं उनको कब्जाने की है। तो ये बिल जो है असंवैधानिक है और सीधे सीधे अल्पसंख्यकों के, विशेषकर मुस्लिमों के साथ भेदभाव वाला है। मोदी जी ने शपथ ली थी कि मैं धर्म भाई किसी के साथ भेदभाव नहीं करूंगा। आप कह रहे हो कि सौगातें मोदी हम देंगे, लेकिन आप ये कौन सी सौगात दे रहे हो जी कि आप हमारे पर्सनल मामलों में भी, धार्मिक मामलों में भी दखल देने लगे। आज हमारे साथ दे रहे हो, कल सिखों के साथ दोगे, परसों जैन समाज के साथ दोगे, उसके बाद ईसाइयों के साथ दोगे और नंबर किसी का नहीं आएगा। आप समझ लीजिए सबका नंबर आना है। हिंदुओं के भी मामले में ये जो है दखल देंगे और उनकी संपत्तियों को भी छीनेंगे।
तो वक्फ बिल का जो है हम खुलकर विरोध करते हैं। बिल असंवैधानिक है। हमारी लीडरशिप संसद से लेकर के और हम जिला मुख्यालय तक इसका विरोध कर रहे हैं और विरोध करते रहेंगे।